हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो विलयन की सांद्रताएं हैं उसमें से हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो हमारे पास जो चौथा वाला है सांद्रता वो है पीपीएम। ठीक है, क्या है? पीपीएम। अब हम पीपीएम को पढ़ेंगे। पीपीएम क्या होता है, इसका यूज कब किया जाता है, आइए पहले इसको जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास टॉपिक है पीपीएम, पार्ट्स, इसको हिंदी इसका पूरा नाम है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन। अब मान लीजिए पीपीएम का यूज कब किया जाता है, पहले इसको समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक विलियन है जो मान लीजिए 10 लीटर का है। ठीक है, और इसमें जो विलेय घुला हुआ है वो मात्र बहुत ही कम मात्रा में, मान लीजिए 2 ग्राम घुला हुआ है। ठीक है, विलियन कितना है? 10 लीटर, और उसमें जो विलेय की मात्रा है वो बहुत ही कम, कितना है? 2 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह की परिस्थितियों में, इस तरह की कंडीशन में हम इसकी सांद्रता निकालने के लिए हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, आइए पहले देखते हैं। हाँ, तो क्या है डिफिनेशन? जब विलयन में विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित हो तो विलयन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। क्या है डिफिनेशन? यानी जब विलयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जब विलयन की मात्रा बहुत ही अधिक हो तो, और लेकिन उसमें जो विलेय की मात्रा है बहुत ही कम होती है, जैसे कि हमने बताया क्या कि अगर विलयन 10 लीटर है उसमें 2 ग्राम सिर्फ विलेय घुला हुआ है तो इसकी सांद्रता को हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। हाँ, तो क्या है? पीपीएम इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6 यानी 10 लाख। ठीक है, पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं पीपीएम को। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास उदाहरण है, देखिए, किसी विलयन में 5 पीपीएम चीनी बोले या शुगर है। ठीक है, किसी विलयन में 5 पीपीएम शुगर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विलयन में 5 ग्राम शुगर है, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 5 ग्राम शुगर किसमें? 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में। ठीक है, यानी 5 ग्राम शुगर है 10 लाख ग्राम विलयन में। ठीक है, तो पीपीएम समझ में आ गया। पीपीएम का यूज कब किया जाता है? जब विलयन की मात्रा तो बहुत अधिक हो लेकिन उसमें जो घुले विलेय हैं, ठीक है, जो उसमें विलेय है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, तो उस समय विलयन की सांद्रता को हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है? हाँ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 लीटर समुद्री जल के नमूने में 10.3 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुलित है, तब घुलित ऑक्सीजन का पीपीएम में सांद्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समुद्री जल का घनत्व दिया है 10.3 ग्राम प्रति ml। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 1 लीटर समुद्री जल। 1 लीटर समुद्री जल बोले तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। समझ में आ गया, 1000 मिलीलीटर। हमारे पास यहाँ पे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है, हमको क्या क्या यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। तो हमारे पास यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान तो नहीं दिया है लेकिन विलयन का आयतन दिया है। क्या है? 1 लीटर बोले तो 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको द्रव्यमान में बदल देते हैं। जो विलयन का आयतन दिया है इसको हम द्रव्यमान में बदल देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, हाँ, तो हमारे पास द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ पे 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन
आयतन कितना है 1 लीटर, बोले तो 1000 मिलीलीटर गुणे 10.3, इसका घनत्व दिया है 10.3 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, इनको गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1030 ग्राम। तो 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान हमारे पास कितना आ गया 1030 ग्राम। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, विलयन का द्रव्यमान आ गया है। विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, कितना है 10.3 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुलित है। ये हमारे पास विलेय है। ठीक है, तो इस पीपीएम के फॉर्मूले में, ये जो दिया है पीपीएम का फॉर्मूला, इसमें हम इसका मान रखते हैं और देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो पीपीएम बराबर कितना हो गया 10.3 गुणे 10 की पावर -3 बटा कितना है 1030। ठीक है, इसको हम गुणा कर देंगे किससे 10 की पावर 6 से। ठीक है, यानी 1 लाख से जब हम इसका गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1 गुणे 10 की पावर -5 प्लस 6। यहाँ पे जो घात है इसको जोड़ दिया जाता है, इतना तो आता होगा। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमारे पास पीपीएम का जो वैल्यू है, पीपीएम का जो मान है वो कितना आ गया 10। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला हमारे पास सांद्रता है 5वां, वो क्या है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, अब ये मोल प्रभाज का यूज कब किया जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है जिसमें दो या दो से अधिक, मान लीजिए हमारे पास 3 अवयव घुले हुए हैं, 3 घटक घुले हुए हैं, कोई भी 3 विलय हैं वो घुले हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या है, हमारे पास एक विलयन है और उसमें 3 घटक घुले हुए हैं, यानी 3 विलय घुले हुए हैं। एक विलय है हमारे पास ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, विलय ए के n ए मोल घुले हुए हैं, विलय बी के n बी मोल घुले हुए हैं और विलय सी के n सी मोल घुले हुए हैं। तो मोल प्रभास क्या होता है, मोल प्रभास क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक विलय घुले हुए हैं तो उस विलय में से किसी एक विलय का जो मोल प्रभास होगा वो क्या होगा, उसका जो मोल है उसको हम अनुपात में ऊपर रखेंगे। अब बाकी जितने भी विलय घुले हुए हैं, जैसे Na है, Nb है और Nc है, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका जो अनुपात होगा वो मोल प्रभास होता है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है मोल प्रभास का। मोल प्रभास का क्या होता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब विलयन में 2 या 2 से अधिक घटक उपस्थित होते हैं। किसी एक घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभास कहते हैं। जैसा हमने बताया, क्या अगर किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक घटक घुले हुए हैं तो उसमें से किसी एक विलय के घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभास कहते हैं। इसको मोल अंश भी कहते हैं, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्या दिया है, देखिए, यदि किसी विलयन में घटक ए बी सी, जैसा हमने बताया ए बी सी के क्रमशः Na Nb तथा Nc मोल घुले हुए हैं तो ए का मोल प्रभास कितना होगा, जो हमारे पास ए विलय है उसका मोल प्रभास कितना होगा। तो हम जो घटक ए है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं और बाकी जितने भी घटक घुले हुए हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc, इसको हम XA बोल देते हैं। ए के मोल प्रभास कितना आ गया, ए का मोल प्रभास XA, समझ में आ गया। उसी तरह बी का मोल प्रभास क्या होगा, तो बी का जब मोल प्रभास पूछेगा तो बी के मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे और बाकी जितने भी विलय हैं उनके मोलों की संख्या से को जोड़ करके उससे भाग कर देंगे, यानी उसको बटे में कर देंगे। तो मान लीजिए हम इसको XB मान लेते हैं। सी के मोल
का मोल प्रभास कितना होगा, उसी प्रकार उसका सी का मोल प्रभास होगा NC बटा Na प्लस NB प्लस NC बराबर, इसको हम XC बोल देते हैं। समझ में आ गया। अब इन तीनों मोल प्रभाजों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक के बराबर ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ गया। मोल प्रभास क्या होता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक घटक घुले हुए हों, किसी एक घटक के मोलों की संख्या का अनुपात मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल विलय के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभास कहते हैं, जैसा कि हमारे डेफिनेशन में दिया गया है। अब आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करके इसको समझते हैं, ये मोल प्रभास। तो हमारे पास एक उदाहरण है, क्या है, किसी विलयन में 72 ग्राम जल, 46 ग्राम एथेनॉल तथा 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, तो विलयन में एथेनॉल का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से एक बार और देख लीजिए उदाहरण, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको सबसे पहले इनके मोलों की संख्या निकालना पड़ेगी, कितने मोल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विलय हैं उसको ग्राम में दिया गया है, यानी उसका द्रव्यमान दिया गया है। तो हमारे पास मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, ठीक है। तो H2O यानी जल को हम केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जल का, H2O। तो H2O की मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान H2O का यानी जल का द्रव्यमान दिया गया है 72। अणुभार देखते हैं, हाइड्रोजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो इनका कुल अणुभार 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का मोल प्रभास ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो कुल कितना आ गया 72 बटा 2 प्लस 16 बराबर 72 बटा 18 और 18 चौक 72, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इसका मोल आ जाएगा। तो H2O की मोलों की संख्या हमको मिल गई 4 मोल। अब हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल के मोलों की संख्या निकालते हैं। एथेनॉल का द्रव्यमान कितना दिया गया है 46 ग्राम। इसका अणुभार क्या है, इसमें कार्बन 2 है, एक कार्बन का अणुभार होता है 12, तो 2 कार्बन का अणुभार कितना होगा 12 गुणे 2, प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं 6 हाइड्रोजन है, 5 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, तो 1 को गुणे कर देंगे 6 से, प्लस अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16, तो इसको 16 को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया ये 46 बटा 46, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या हमको मिल गई 1। अब बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है NaOH। NaOH के मोलों की संख्या कितनी होगी, NaOH के मोलों की संख्या कितनी होगी, आइए देखते हैं। इसका द्रव्यमान दिया गया है 40 और सोडियम का जो अणुभार होता है वो 23 होता है, 23 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है, इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 40 बटा 40 हो जाएगा, और 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1। तो हमारे पास एथेनॉल के मोलों की संख्या आ गई 1, तो सॉरी एथेनॉल कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या आ गई 1। अब हमको निकालना क्या है, एथेनॉल का मोल प्रभास ज्ञात करना है। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे, एथेनॉल के मोलों की संख्या कितनी है 1, और बाकी जितने भी घटक घुले हुए हैं उनके मोलों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा 4 प्लस 1 बराबर 1 बटा 6। 1 बटा 6 को भाग देते हैं, 1 बटा 6 को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 0.166। तो हमारे पास एथेनॉल के मोल का मोल प्रभास आ गया 0.166। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है आइए देखते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड वगैरह में आता भी है। क्या है, 1 विलियन में 25% जल, 25% एथेनॉल तथा 50% एसिटिक अम्ल में विद्यमान है। क्या है, 1 विलियन में 25% जल, 25% एथेनॉल तथा 50% एसिटिक अम्ल विद्यमान है। तब प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव निकालिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले एक कैटेगरी बना लेते हैं, उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, लिखते हैं। आइए देखते हैं, मानव विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में है दिया गया, तो हम ज्यादातर प्रतिशत वाले क्वेश्चन को हम 100 मान के ही करते हैं। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे मानव विलयन का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। अगर 100 ग्राम है तो H2O 25% है, तो यानी इसका जो द्रव्यमान है वो 25 ग्राम होगा। और इसका अणुभार तो हमने देख लिया 18 होता है, 16 + 2, तो इस तरह इसके जो मोलों की संख्या हो जाएगी वो 25/18 बराबर 1.38। अब नेक्स्ट है एथेनॉल C2H5OH, इसका भी द्रव्यमान 25 ग्राम ही होगा, क्योंकि ये भी 25% है। इसका जो अणुभार होता है वो 46 होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा इसका जो अणुभार होता है वो 46 होता है। तो इस तरह इसके जो मोलों की संख्या हो जाएगी वो 25/46, यानी हम इसको N2 बोल देते हैं। पहले वाले को हमने वो जो जल वाला है उसको हमने N1 बोला है, मोलों की संख्या। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या N2 बराबर 25/46 बराबर, इसको जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, कितना आता है 0.543। अब हमारे पास एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, CH3COOH, ये 50% है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 50 ग्राम। 100 ग्राम है टोटल विलयन का द्रव्यमान, तो इसका 50 ग्राम हो जाएगा। और इसका अणुभार कितना होता है, इसमें कार्बन 2 है, तो एक कार्बन का 12 होता है अणुभार, तो 2 कार्बन का 12 × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, तो 16 × 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 है, एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, तो 1 × 4 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा इसका आंसर। तो अणुभार इसका हो गया, एसिटिक अम्ल का अणुभार 60। अब इसके मोलों की संख्या निकालते हैं, इसके मोलों की संख्या हम M3 बोल देते हैं। तो M3 बराबर क्या हो जाएगा 50/60, 50/60। इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 0.833। ये हमारे पास मोलों की संख्या आ गई। हाँ, अब निकालते हैं मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव निकालते हैं। जल का मोल प्रभाव निकालने में जल के मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे और बाकी मोलों की संख्या से जोड़ देंगे, तो इसका कितना आ गया 1.38 बटा 2.75। इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 0.5। उसी तरह एथेनॉल के मोल प्रभाव कितना आ जाएगा, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 0.543 बटा 2.756। और एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाव कितना आ गया 0.833 बटा, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.756। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना इसका आंसर आ गया 0.320। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।